परसेप्शन। परसेप्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम दुनिया की एक मीनिंगफुल पिक्चर क्रिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन इनपुट्स को सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करते हैं। एक मोटिवेटेड पर्सन एक्ट करने के लिए रेडी होता है। यह व्यक्ति कैसे एक्ट करेगा यह सिचुएशन के बारे में उसके परसेप्शन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। मार्केटिंग में परसेप्शंस रियलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वे कंज्यूमर्स के एक्चुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। परसेप्शन न केवल फिजिकल स्टिम्युलाई पर बल्कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट के स्टिम्युलाई के रिलेशनशिप और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। एक व्यक्ति एक फास्ट टॉकिंग सेल्स पर्सन को एग्रेसिव एंड इनसिंसियर के रूप में परसीव कर सकता है, जबकि दूसरा सेल्स पर्सन को इंटेलिजेंट एंड हेल्पफुल के रूप में देख सकता है। प्रत्येक सेल्स पर्सन को अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। 3 परसेप्चुअल प्रोसेसेस के कारण लोग सैम ऑब्जेक्ट के डिफरेंट परसेप्शंस के साथ सामने आते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन और सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन किसी स्टिम्युलस के लिए प्रोसेसिंग कैपेसिटी का एलोकेशन है। वॉलंटरी अटेंशन वह है जो हम पर्पसफुली करते हैं। इनवॉलंटरी अटेंशन तब होता है जब हमारा ध्यान किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा खींचा जाता है। यह एस्टिमेट है कि एवरेज पर्सन हर दिन हजारों एड्स या ब्रांड कम्युनिकेशंस के संपर्क में आ सकता है। क्योंकि हम इन सभी पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम मोस्ट स्टिम्युलाई को स्क्रीन आउट करते हैं, एक प्रोसेस जिसे सिलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब है कि मार्केटर्स को कंज्यूमर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रियल चैलेंज यह डिटरमाइन करना है कि लोग किन स्टिम्युलाई को नोटिस करेंगे। यहाँ कुछ फाइंडिंग्स दी गई हैं। लोग उन स्टिम्युलाई को नोटिस करने की संभावना ज्यादा रखते हैं जो एक करंट नीड से रिलेटेड होते हैं। एक व्यक्ति जो स्मार्टफोन खरीदने के लिए मोटिवेटेड है, वह स्मार्टफोन एड्स को नोटिस करेगा और नॉन फोन रिलेटेड एड्स को नोटिस करने की संभावना कम होगी। लोग उन स्टिम्युलाई को नोटिस करने की संभावना ज्यादा रखते हैं जिनकी वे एंटिसिपेट करते हैं। आप एक कंप्यूटर स्टोर में पोर्टेबल रेडियोस की तुलना में लैपटॉप्स को नोटिस करने की संभावना ज्यादा रखते हैं क्योंकि आपको स्टोर से पोर्टेबल रेडियोस कैरी करने की उम्मीद नहीं है। लोग उन स्टिम्युलाई को नोटिस करने की संभावना ज्यादा रखते हैं जिनके डेविएशन स्टिम्युलाई के नॉर्मल साइज के रिलेशनशिप में लार्ज होते हैं। आप $5 ऑफ ऑफर करने वाले ऐड की तुलना में कंप्यूटर के लिस्ट प्राइस से $100 ऑफ ऑफर करने वाले ऐड को नोटिस करने की संभावना ज्यादा रखते हैं। हालांकि हम बहुत सी इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन आउट करते हैं, हम अनएक्सपेक्टेड स्टिम्युलाई से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जैसे मेल में, इंटरनेट पर या किसी सेल्स पर्सन से अनएंटिसिपेटेड ऑफर्स। सिलेक्टिव अटेंशन फिल्टर्स को बाईपास करने के लिए मार्केटर्स अपने ऑफर्स को इंट्रूसिवली प्रमोट करने का प्रयास कर सकते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन मैकेनिज्म्स के लिए कंज्यूमर की ओर से एक्टिव एंगेजमेंट एंड थॉट की आवश्यकता होती है। सब्लिमिनल परसेप्शन ने लंबे समय से आर्मचेयर मार्केटर्स को फैसिनेटेड किया है, जो तर्क देते हैं कि मार्केटर्स एड्स या पैकेजिंग में कवर्ट सब्लिमिनल मैसेजेस एम्बेड करते हैं जिनके बारे में कंज्यूमर्स कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन जो उनके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। हालांकि यह क्लियर है कि मेंटल प्रोसेसेस में कई सटल सबकॉन्शियस इफेक्ट्स शामिल हैं, कोई एविडेंस इस नोशन को सपोर्ट नहीं करता है कि मार्केटर्स उस लेवल पर कंज्यूमर्स को सिस्टमैटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर स्ट्रांगली हेल्ड या इवन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट बिलीफ्स को बदलने के लिए पर्याप्त। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्टिम्युलाई हमेशा उस तरह से सामने नहीं आते जिस तरह से सेंडर्स का इरादा होता है? सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की टेंडेंसी है ताकि वह हमारे प्रीकंसेप्शंस में फिट हो सके। कंज्यूमर्स अक्सर इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्ट करेंगे ताकि वह प्रायर ब्रांड एंड प्रोडक्ट बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ कंसिस्टेंट हो। कंज्यूमर ब्रांड बिलीफ्स की पावर के एक स्टार्क डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उन टेस्ट्स पर विचार करें जिनमें कंज्यूमर्स का एक ग्रुप बिना ब्रांड जाने किसी प्रोडक्ट को सैंपल करता है, जबकि दूसरा ग्रुप सैंपलिंग के दौरान ब्रांड से अवेयर होता है। बिल्कुल सैम प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बावजूद ग्रुप्स की अलग अलग ओपिनियंस होंगी। जब कंज्यूमर्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड वर्जन्स की अलग अलग ओपिनियंस रिपोर्ट करते हैं, तो यह होना ही चाहिए कि उनके ब्रांड एंड प्रोडक्ट बिलीफ्स किसी भी मीन्स जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस, ब्रांड प्रमोशंस, पारिवारिक प्रेफरेंसेस द्वारा क्रिएट किए गए ने किसी न किसी तरह उनके प्रोडक्ट परसेप्शंस को बदल दिया है। हम वर्चुअली हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए इसके एग्जाम्पल्स पा सकते हैं। जब कोअस ने अपने लेबल को बैंक्वेट बियर से बदलकर ओरिजिनल ड्राफ्ट
कर दिया तो कंज्यूमर्स ने दावा किया कि टेस्ट बदल गया है, भले ही फॉर्मुलेशन सैम रहा। एक और स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो में फ्रेडरिक ब्रोचेट ने वाइन साइंस स्टूडेंट्स को रेड एंड व्हाइट वाइन के ग्लासेस दिए और डिस्क्रिप्शंस मांगे। एक फॉलोअप टेस्टिंग में स्टूडेंट्स को सैम व्हाइट वाइन के ग्लासेस मिले, जिसमें यह कैच था कि आधी वाइन को रेड रंग दिया गया था। उन्होंने व्हाइट वाइन को वैसा ही डिस्क्राइब किया जैसा उन्होंने पहले किया था, लेकिन सैम रेड टिंटेड व्हाइट वाइन को रेड वाइन के संदर्भ में डिस्क्राइब किया, यह दिखाते हुए कि विजुअल क्यू स्मेल, टेस्ट और एक्सपर्टीज को ओवरराइड कर सकते हैं। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन स्ट्रॉन्ग ब्रदसा वाले मार्केटर्स के एडवांटेज के लिए काम कर सकता है, जब कंज्यूमर्स न्यूट्रल या एम्बिग्युअस ब्रांड इंफॉर्मेशन को ज्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए डिस्टोर्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रांड के आधार पर कॉफी का टेस्ट बेहतर लग सकता है, कार ज्यादा स्मूथली ड्राइव कर सकती है और बैंक लाइन में वेट कम लग सकता है। इमोशंस मेंटल स्टेट्स हैं जो कॉन्शियस एफर्ट के बजाय स्पॉन्टेनियसली उत्पन्न होती हैं और इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के प्रति लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। टिपिकली हमारा जॉय, सोरो, एंगर, फियर और एम्बिवैलेंस जैसी फीलिंग्स पर बहुत कम कंट्रोल होता है, जो हमारे पर्सनल रिएक्शंस के आधार पर इंटेंसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी में वेरी करती हैं और फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस के साथ हो सकती हैं। कंज्यूमर रिस्पॉन्स पूरी तरह से कॉग्निटिव एंड रैशनल नहीं होती है। कई रिस्पॉन्सेस इमोशनल हो सकती हैं और अलग अलग तरह की फीलिंग्स एवोक कर सकती हैं। एक ब्रांड या प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्राउड, एक्साइटेड या कॉन्फिडेंट फील करा सकता है। एक एड अम्यूजमेंट, डिस्गस्ट या वंडर की फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है। हॉलमार्क, मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला जैसे ब्रदसा ने ईयर्स से लॉयल कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया है। मार्केटर्स तेजी से इमोशनल अपील्स की पावर को पहचान रहे हैं, खासकर अगर वे ब्रांड के कुछ फंक्शनल और रैशनल एस्पेक्ट्स में रूटेड हों। टीन गर्ल्स एंड यंग वुमेन को फेमिनिन हाइजीन एंड फेमिनिन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील कराने में हेल्प करने के लिए किम्बर्ली क्लार्क ने अपने यूबाइकोटेक्स ब्रांड के लिए अपने ब्रेक द साइकिल कैंपेन में 4 अलग-अलग सोशल मीडिया नेटवर्क्स का यूज किया। ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव फीडबैक के साथ कैंपेन ने कोटेक्स को उस फेमिनिन केयर टारगेट मार्केट के लिए वर्ड ऑफ माउथ शेयर के मामले में टॉप स्पॉट पर पहुंचने में हेल्प की। एक इमोशन फिल्ड ब्रांड स्टोरी लोगों की उन चीजों को पास करने की इच्छा को ट्रिगर करती है जो वे ब्रदसा के बारे में वर्ड ऑफ माउथ या ऑनलाइन शेयरिंग के थ्रू सुनते हैं। फर्म्स अपने कम्युनिकेशंस को एक स्ट्रॉन्गर ह्यूमन अपील दे रही हैं ताकि कंज्यूमर्स को अपनी ब्रांड स्टोरीज में एंगेज किया जा सके। रेबैन के 75th एनिवर्सरी कैंपेन नेवर हाइड ने स्टैंड आउट एंड स्टाइलिश हिपस्टर्स की एक वैरायटी दिखाई ताकि यह सजेस्ट किया जा सके कि ब्रांड के एविएटर ग्लासेस एंड सनग्लासेस पहनने वाले अट्रैक्टिव एंड कूल फील करते हैं। कुछ ब्रदसा ने एक मॉडर्न मल्टीकल्चरल तरीके से एक ब्रांड को मार्केट करने के लिए हिप हॉप कल्चर एंड म्यूजिक का यूज किया है, जैसा कि एप्पल ने अपने आईपॉड के साथ किया था। रेबैन जैसे कई मार्केटर्स ने करंट कस्टमर्स, खासकर यंगर कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए पास्ट के इमोशनल अपील का लाभ उठाया है। हालांकि ईमेल, वेबिनार्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डायरेक्ट मेल, सेमिनार्स और ट्रेड शोज को सीरियसली डिस्प्लेस कर दिया है, लेकिन बाद वाले अभी भी मार्केटिंग एफर्ट्स में एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। रेट्रो मार्केटिंग टैक्टिक्स एंड प्रोडक्ट्स ने दिखाया है कि नॉस्टैल्जिया पे कर सकता है, क्योंकि कॉस्ट्यूम्ड मैस्कॉट्स, स्पिनिंग साइंस, कम्युनिटी गैदरिंग्स और बिलबोर्ड्स कस्टमर्स का ध्यान खींचना जारी रखते हैं। रिवाइव्ड बीटल, फिएट 500 और कैडबरी के रिसरेक्टेड विस्पा चॉकलेट बार जैसे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि डेज गॉन बाय की ऑरा में डूबे प्रोडक्ट्स का कस्टमर्स के साथ एक विसेरल कनेक्शन होता है। फैशन हाउसेज न्यू डिजाइन्स को पास्ट एरास के डिजाइन्स पर बेस करते हैं। मिलर कोर्स ने 1970 के दशक के ओरिजिनल मिलर लाइट लेबल के वर्जन के साथ मिलर लाइट बियर के लिए एक रेट्रो मार्केटिंग कैंपेन अनाउंस किया। कार्टियर, मोटल 6 और लाइफ सेवर्स अन्य मेजर ब्रदसा में से हैं जिन्होंने एड कैंपेन्स के साथ रेट्रो अपनाया है। यहां तक कि फुटबॉल प्लेयर्स भी नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग से कैश करते हैं। NFL पिट्सबर्ग स्टीलर्स ने ऐसी जर्सीज पहनी हैं जो टीम की 1932 की यूनिफॉर्म्स का थ्रोबैक है। जिस तरह प्रोडक्ट्स एंड ब्रदसा कुछ इमोशंस इलिसिट कर सकते हैं, वैसे ही डिफरेंट इमोशनल स्टेट्स लोगों के जजमेंट्स एंड डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, फियर जैसी इमोशंस डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की इफेक्टिवनेस को बढ़ा या घटा सकती हैं, जिनमें सोशल प्रूफ, जैसे
किसी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम्युनिकेट करना और स्कैर्सिटी जैसे लिमिटेड एडिशन शामिल हैं। इसी तरह दूसरों के इमोशंस को देखना भी एक मार्केटिंग टूल के रूप में यूज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विक्टिम्स के सैड बनाम न्यूट्रल या हैप्पी फेसेस डिस्प्ले करने से लोगों द्वारा किसी चैरिटी को डोनेट करने की संभावना बढ़ सकती है। मेमोरी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड, स्टोर और रिट्रीव करने की ब्रेन की एबिलिटी भी कंज्यूमर्स के परचेसिंग डिसीजंस में रोल प्ले करती है। फॉलोइंग सेक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी और मेमोरी प्रोसेसेस के काम करने के तरीके को डिस्क्राइब किया गया है। मेमोरी मॉडल्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी, इंफॉर्मेशन का एक टेम्पररी एंड लिमिटेड रिपोजिटरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक मोर परमानेंट, पोटेंशियली अनलिमिटेड रिपोजिटरी के बीच अंतर करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ हम जो भी इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस एनकोड करते हैं वह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंड हो सकती है। रिसर्चर्स 3 प्रकार की लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच अंतर करते हैं: एपिसोडिक, सीमेंटिक और प्रोसीजरल। एपिसोडिक मेमोरी हमारे जीवन में एक्सपीरियंस की गई इवेंट्स यानी एपिसोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स की एक इंडिविजुअल की मेमोरी है जो कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करती है, जैसे टाइम्स, प्लेसेस और एसोसिएटेड इमोशंस जिसमें एक पर्टिकुलर इवेंट हुई है। सीमेंटिक मेमोरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे फैक्ट्स, मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स। एपिसोडिक मेमोरी के विपरीत, जो सीधे एक इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंस से लिंक्ड है, सीमेंटिक मेमोरी जनरल नॉलेज को कैप्चर करता है जो पर्सनल एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट है। प्रोसीजरल मेमोरी कुछ प्रोसीजर्स जैसे चलना, बात करना और बाइक चलाना परफॉर्म करना जानने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह मोटर स्किल्स की एक मेमोरी है जिसे टिपिकली रेपिटेशन के थ्रू एक्वायर किया जाता है और इसमें ऑटोमैटिक सेंसरोमोटर एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो हमारे माइंड्स में इतनी डीपली एम्बेडेड होती हैं कि उनमें कॉन्शियस थॉट शामिल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के स्ट्रक्चर के बारे में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यूज मानते हैं कि हम किसी प्रकार का एसोसिएटिव मॉडल बनाते हैं। उदाहरण के लिए एसोसिएटिव नेटवर्क मेमोरी मॉडल लॉन्ग टर्म मेमोरी को नोड्स एंड लिंक्स के एक सेट के रूप में देखता है। नोड्स स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है जो लिंक्स द्वारा कनेक्टेड हैं जो स्ट्रेंथ में वेरी करते हैं। किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को मेमोरी नेटवर्क में स्टोर किया जा सकता है जिसमें वर्बल, विजुअल, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन शामिल है। एक एक्टिवेशन प्रोसेस जो नोड से नोड तक फैलता है डिटरमाइन करता है कि हम किसी भी सिचुएशन में कितनी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। जब कोई नोड एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हम एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को एनकोड कर रहे होते हैं, जब हम कोई वर्ड या फ्रेज पढ़ते या सुनते हैं, या लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंटरनल इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होते हैं, जब हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं, तो अदर नोड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं यदि वे इनिशियली एक्टिवेटेड नोड के साथ पर्याप्त रूप से स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं। एसोसिएटिव नेटवर्क मेमोरी मॉडल के आधार पर हम कंज्यूमर ब्रांड नॉलेज के बारे में मेमोरी में एक नोड के रूप में सोच सकते हैं जिसमें कई लिंक्ड एसोसिएशंस हैं। इन एसोसिएशंस की स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशन उस इन्फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जिसे हम ब्रांड के बारे में रिकॉल कर सकते हैं। ब्रांड एसोसिएशंस में सभी ब्रांड रिलेटेड थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस, इमेजेस, एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और एटीट्यूड्स शामिल हैं जो ब्रांड नोड से लिंक्ड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एडिडास ब्रांड सॉकर, शूज, रनिंग, टेनिस, स्पोर्ट्स अपैरल, हेल्थ, फिटनेस, एक्टिव लाइफस्टाइल और आउटडोर एडवेंचर्स के थॉट्स को कंजूर कर सकता है। यह नाइकी, प्यूमा और रीबॉक जैसे कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के साथ एसोसिएशंस भी एवोक कर सकता है। लायोनेल मेसी और काइली जेनर जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स और कंट्री ऑफ ओरिजिन, जर्मनी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम मार्केटिंग के बारे में यह एंश्योर करने के तरीके के रूप में सोच सकते हैं कि कंज्यूमर्स के पास ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विस एक्सपीरियंसेस हों जो सही ब्रांड नॉलेज स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें और उन्हें मेमोरी में मेंटेन करें। प्रॉक्टर गैम्बल जैसी कंपनीज ऐसे मैप्स क्रिएट करना पसंद करती हैं जो उनकी एसोसिएशंस को दर्शाते हैं जो मार्केटिंग सेटिंग में एक पर्टिकुलर ब्रांड द्वारा कंज्यूमर्स माइंड्स में ट्रिगर होने की संभावना रखते हैं और उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, फेवरेबिलिटी और यूनिकनेस को दर्शाते हैं। मेमोरी प्रोसेसेस। मेमोरी काफी हद तक कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है
क्योंकि लोग इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह और एक्यूरेटली याद नहीं रखते हैं। अक्सर हम केवल बिट्स एंड पीसेस याद रखते हैं और बाकी को जो कुछ भी हम जानते हैं उसके आधार पर फिल करते हैं। सामान्य तौर पर मेमोरी को एन्कोडिंग एंड रिट्रीवल के प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। मेमोरी एन्कोडिंग डिस्क्राइब करता है कि इन्फॉर्मेशन मेमोरी में कैसे और कहाँ जाती है। रिजल्टिंग एसोसिएशन की स्ट्रेंथ उस डिग्री पर डिपेंड करती है जिस पर हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जिसे हम एन्कोड कर रहे हैं, जैसे हम उसके बारे में कितना सोचते हैं और किस तरह से। सामान्य तौर पर एन्कोडिंग के दौरान इन्फॉर्मेशन के मीनिंग पर हम जितना ज्यादा ध्यान देते हैं, रिजल्टिंग मेमोरी एसोसिएशंस उतने ही स्ट्रॉन्गर होते हैं। और जितना ज्यादा हम न्यू इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में पहले से एन्कोडेड अदर इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर पाते हैं, उतना ही बेहतर हम उसे याद रख पाएंगे। मेमोरी रिट्रीवल वह तरीका है जिससे हम मेमोरी से इन्फॉर्मेशन रिक्लेम करते हैं। मेमोरी रिट्रीवल के बारे में 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि एक बार इन्फॉर्मेशन एन्कोड हो जाने और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाने के बाद यह एक्सट्रीमली ड्यूरेबल होती है और उसके एसोसिएशन की स्ट्रेंथ बहुत स्लोली डीके होती है। इन्फॉर्मेशन मेमोरी में अवेलेबल हो सकती है लेकिन प्रॉपर रिट्रीवल क्यूज या रिमाइंडर्स के बिना रिकॉल के लिए एक्सेसिबल नहीं हो सकती है। रिट्रीवल क्यूज की इफेक्टिवनेस एक कारण है कि किसी सुपरमार्केट या रिटेल स्टोर के अंदर मार्केटिंग इतनी क्रिटिकल है। प्रोडक्ट पैकेजिंग और इन-स्टोर मिनी बिलबोर्ड डिस्प्लेस का यूज हमें स्टोर के बाहर पहले से कन्वेड इन्फॉर्मेशन की याद दिलाता है और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का प्राइम डिटर्मिनेंट बन जाता है। मेमोरी में किसी ब्रांड की एक्सेसिबिलिटी एक और कारण से इम्पोर्टेंट है। लोग किसी ब्रांड के बारे में तब बात करते हैं जब वह टॉप ऑफ माइंड होता है। अदर ऑफरिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इंटरफेरेंस इफेक्ट्स पैदा कर सकती है और हमें न्यू डेटा को या तो ओवरलुक या कंफ्यूज कर सकती है। कई कॉम्पिटिटर्स से भरी कैटेगरी में एक मार्केटिंग चैलेंज जैसे एयरलाइंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनीज यह है कि कंज्यूमर्स ब्रड्स को मिक्स कर सकते हैं। सिलेक्टिव रिटेंशन के कारण हम केवल उस प्रोडक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को याद रखेंगे जिसे हम लाइक करते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के गुड पॉइंट्स को भूल जाते हैं।